हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप की सारी खबरें आपको मिलेगी हमारे चैनल पे। सबसे पहले हम बात करेंगे साहिबजादा फरहान। जी हाँ, आत्मविश्वास, संयम और आक्रामकता, ये तीनों का संगम कल हमें साहिबजादा फरहान की पारी में देखने मिला और वो 2020 में 2 शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज थे। इसके पहले क्रिस गेल थे, बट वो 2 अलग समीकरण थे। इसी के साथ साहिबजादा फरहान ने ना ही सिर्फ शतक लगाए हैं बल्कि नया कीर्तिमान स्थित किया है। उन्होंने विराट कोहली का 319 का रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। अब बात करेंगे कल के हुए मुकाबले में, जहां पर पाकिस्तान जीत तो गया श्रीलंका को 5 रनों से हराकर, बट वो इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। पालाकले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान के सामने मुश्किल गणित था। जीत की खुशी दिखाई नहीं दी। कल पाकिस्तान ज़रूर जीता, बट जीत की खुशी कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। अबरार अहमद मैदान पर भावुक हो चुके थे, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कप्तान सलमान अली आगा भी बेहद निराश नजर आए। दूसरी ओर श्रीलंका के कप्तान दासुन शनका ने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। 31 गेंदों पर 76 रन की उनकी पारी ने मैच में जान डाल दी। आखिरी ओवर में 28 रन्स चाहिए थे। पहली 4 गेंदों पर 3 छक्के और 1 चौका और अचानक उम्मीद लौट आई। हमारे साथ अब जुड़ेंगे शनीर सिद्दीकी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और असदुल्ला खान, फॉर्मर इंटरनेशनल अफगानिस्तान प्लेयर एंड कोच। सर, सबसे पहला सवाल, पाकिस्तान ने जीत तो हासिल की, बट कुछ समझ में नहीं आया। इक्वेशन, बैटिंग बहुत अच्छी थी या बॉलिंग खराब थी या इसमें पिच का बहुत कुछ अहम रोल था? मेरे ख्याल से जो श्रीलंकन बॉलिंग अटैक था वो भी आज बहुत बुरा था। बॉलिंग, अगर चाहे वो आपके स्पिनर्स के बॉल देख लें, अगर आप फास्ट बॉलिंग के बॉल देखते हैं, उन्होंने बैट बॉल बहुत ज़्यादा किए जिनका पूरा फ़ायदा उठाया पाकिस्तानी बैट्समैनों ने। मेरा नहीं ख्याल कि उनका परसेंटेज ऑफ गुड बॉलिंग एरियाज़ जो था, जो वीक एरियाज़ होते हैं, किसी बैट्समैन को आप लेते हैं और उसके वीक एरियाज़ पे बॉलिंग करते हैं, जितनी भी बॉलिंग हुई वो पाकिस्तानी बैट्समैनों की स्ट्रेंथ वाली जगह पे हुई। और आप देखिए सारे शॉट्स गैप्स में गई, यानी इतनी ऐसी बॉलिंग के वो आप उसको खुद रूम बना के दे रहे हैं कि वो क्या बैल मुझे मार। हाँ, उनको पता था एग्जैक्टली। पाकिस्तानी बॉलिंग को भी देखा जाए तो पाकिस्तानी बॉलिंग भी, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि इब्रार को खिलाना चाहिए, तो इब्रार ही वाहिद ऐसा बॉलर था कि जो अपने आप को सेव कर पाया। बाकी अगर आप शादाब को देखें, कोई पता उनका भी मालूम नहीं था कि कहाँ बॉल करना है, मेरा रोल क्या है। लास्ट चेंज में वो आए बॉलिंग करने के लिए, तो वही कंसिस्टेंसी ना बैटिंग में थी। कल हम बात कर रहे थे कि लेफ्ट हैंडर को ओपन कराना चाहिए। हमारी सारी बातें ऑलमोस्ट मान रहे हैं टीम वाले, लेकिन सही बात है कि कल जैसा आपने कहा था कल के शो में कि साहिबजादा फरहान और फखर जमान को ओपनिंग करना चाहिए। एग्जैक्टली। और वही हुआ कल। उन्होंने जो शुरुआत दी ना, मुझे लगता है कि शायद वहीं से श्रीलंका की लाइन लेंथ गड़बड़ हो गई, क्योंकि उन्होंने किसी भी मौके पे अपना स्ट्राइक रेट 10 से कम नहीं रखा। कल हमने एक और बात भी की थी कि बाबर आजम को कहाँ एडजस्ट करना है, तो वो एडजस्ट करते रहे। नहीं एडजस्ट कर दिया ना उनको। वो बेचारे पानी लेके आ रहे। कल देखने में नहीं अच्छा लगा कि इतना सीनियर प्लेयर बेचारा बाहर बैठा हुआ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बाबर आजम की सिर्फ बात करें तो बाबर आजम के लिए हाई टाइम की वो T20 से संन्यास ले लें। देखिए T20 वो नहीं, शादाब की भी बॉलिंग, ना वो बॉलर थे कल तो मुझे ना वो बॉलर नजर आए ना वो बैटर नजर आए। शादाब के साथ तो ये समस्या जो है शुरू से है कि ना वो बॉलर है पूरे, ना वो बैटर है पूरे। आप वही बात जो आप कहते हैं कि वो एक बड़े क्रिकेटर के दामाद हैं, इस तरह से वो सर्वाइव कर रहे हैं, और उनके ससुर जो है वो टीवी चैनल पे बैठ के जो है उनको डिफेंड करते हैं कि वो बॉलर भी हैं, वो बैटर भी हैं, वो सब कुछ है। तो एक्चुअली वो कुछ भी नहीं है कुल मिला के। तो ये शादाब सबसे कमजोर कड़ी है इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम में, वो दिखे हमको, है ना। Exactly. कल जो सबसे खराब बात हुई वो ये कि दोनों ओपनर्स ने, साहिबजादा फरहान ने सेंचुरी मारी, दूसरी सेंचुरी थी उसकी इस T20 वर्ल्ड कप में, और फखर जमान ने 84 मारे महज 42 गेंदों में। तो 12-13 ओवर तक बिल्कुल सही चल रहा था। पहला विकेट जो गिरता है उनका, उसके बाद कहानी गड़बड़ हो जाती है। आप अगर देखें गिरा था, बट बहुत देर से गिरा है ना। उनके जब 200 पूरा हुआ तो उनके जो है महज 2 विकेट गिरे हुए थे टीम का, और ओवरऑल टीम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा स्कोर कर सकती है। लेकिन हुआ क्या, फखर जमान आउट होते हैं, ख्वाजा नाफे आते हैं, कल टीम में लाए गए थे, अच्छे बैट्समैन हैं, उन्होंने क्या किया, 2 रन बनाया। उसके बाद शादाब खान आते हैं, 7 रन बना के रन आउट हो जाते हैं। फिर नवाज आते हैं, 0 पे आउट हो जाते हैं, कैच जगह चले जाते हैं। कप्तान सलमान अली आगा, तो आगा साहब भी जो है वो उन्होंने ये कहा कि जब नवाज 0 पे गया तो मैं 1 रन क्यों बना, वो भी 0 पे आउट हो जाते हैं। जो उस्मान खान आते हैं वो
8 रन बनाते हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने 4 रन बनाए। तो कुल मिला के अगर आप देखिए कि जो टोटल स्कोर था पाकिस्तान का 212, उसमें से 184 सिर्फ 2 बैट्समैन ने बनाए। देखिए मेरे ख्याल में यहाँ पे भी फेवर किया गया, शादाब को ऊपर भेजा, उस्मान खान को नहीं भेजा गया। नहीं भेजा गया, हाँ, शराब को देखिए, ऊपर भेजा गया। मेरे ख्याल से ये एक्स क्रिकेटरों के जो टीवी पे बैठता है ना, उनके मुंह बंद रखने के लिए, उनको अपने फेवर में करने के लिए, तो ये टीम को भी ऐसे ही करना पड़ता है, उनको संभाल के रखना पड़ता है कि यार वो कुछ अगेंस्ट ना बोल दें, वो कुछ अगेंस्ट ना बोल दें, वो ये ना कर दे, वो ये ना कर दे, क्योंकि वहाँ पे भी एक पावर है। एक्स क्रिकेटर्स पाकिस्तान में एक बड़ी लॉबी है। एक बड़ी लॉबी है, एक बड़े जनरल्स हैं, हाँ। एक बड़े जनरल्स हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो पूरी क्रिकेट को उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, स्पेशली शाहिद अफरीदी। और देखिए इन सब का लिंक बड़ा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान टीम में, अभी भी ये डिक्टेट करते हैं तो वो चलते हैं। तो ये बड़ा अहम बात कही आपने कि वो जनरल की तरह बिहेव करते हैं, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो है 2 दामाद, एक भतीजा वो पाकिस्तान की टीम में खेल रहा है। तो दिस इज़ नॉट फेयर। एंड ऑफ द डे क्रिकेट का यही हश्र होगा जो हुआ, क्योंकि अगर क्रिकेट को खिलाड़ी नहीं चलाएंगे और खेल की तरह नहीं चलाएंगे, एग्जैक्टली पॉलिटिक्स की तरह चलाएंगे, तो यही होने वाला है। देखिए पॉलिटिक्स टॉप पे है, हाँ, वो क्रिकेट को चला रहे हैं, इसलिए नीचे क्रिकेट जो नीचे पॉलिटिक्स है, हाँ। ऑटोमेटिकली पॉलिटिक्स नीचे आएगी। हाँ। कुछ पॉलिटिशियंस जो एज ए क्रिकेटर्स के रूप में टीवीज पे बैठे हुए हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अपने पैसे बना रहे हैं, अपने लोगों को इन कर रहे हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि इनकी कंट्री को ज़्यादा मैच एसोसिएट से खेलने चाहिए, जहाँ इनको विनिंग्स मिले, जहाँ इनको आराम मिले। नहीं बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो पूरी टीम का स्कोर था महज 24-28 रन के अंदर 8 विकेट गिर गए आपके, ये बड़ा अजीब रहा, क्योंकि आखिरी के 4 ओवर में जाके पास 6 विकेट हाथ में है, तो होता क्या, हम उम्मीद करते हैं कि आप 50 प्लस बनाओगे, आपने बनाया महज 30-34 रन। तो ये एक जो पैनिक आ गया ना पाकिस्तान के बैट्समैन में, मुझे समझ में नहीं आया कि ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो गई कि ठीक है 1 डाउन का प्लेयर आउट हो गया, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, सब 2-2, 3-3, 0-0 बना के चले जा रहे हैं। मतलब आपने टेलेंडर को भेजना शुरू कर और दिया। टेलेंडर को फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? आप घंटों बैटिंग तो बैट्समैन करते हैं, हाँ, टेल एंडर तो मुश्किल से कोई 20 बॉल खेलते हैं प्रैक्टिस सेशन में, 30 बॉल खेलते हैं ना, तो उनको ये पता होता है कि हमें प्रैक्टिस किस पे करनी है। आपने उनको उठा के ऊपर फेंक दिया, यानी कोई ट्रस्ट लेवल ही नहीं है, अपने आप पे भी नहीं है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को देखिए ऑनरशिप लेनी पड़ेगी बैटर्स को। उस्मान खान को आपने फिर क्यों रखा हुआ है? हाँ, अगर आपको नीचे भेजना पहले है आप उसको तो हाँ। पहले आप फखर के साथ ये काम करते रहे हैं, हाँ। उससे पहले आप बाबर आजम के साथ ये काम करते हैं, फ्लॉप किया। यानी आप जानबूझ के किसी प्लेयर को फ्लॉप करते हैं, जानबूझ के किसी प्लेयर को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं आ पा रहे। सर ऐसे तो पाकिस्तान का क्रिकेट पूरा डाउनफॉल पे की तरफ बढ़ते जा रहा है, पाकिस्तान का पॉलिटिक्स पूरा खराब कर रहा है। अगर आप पॉलिटिशियन को चेयरमैन बनाएंगे, वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो बयान पे बयान दागे जा रहे हैं। अब अगर आप उनके कल के बयान भी देखें, वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट बयान दे रहे हैं, वो बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए, या तो उससे छोड़ दो, अब या तो आप इंटीरियर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी संभाल लो, Exactly. या क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी संभाल लो। अब अगर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कोई ऐसे फैसले देगा, तो ऑटोमेटिकली अगर अफगानिस्तान के चेयरमैन ने भी कोई ऐसा फैसला दे दिया, तो प्रॉब्लम कहाँ होगी क्रिकेट को? और वो दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, हमको श्रीलंका ने बड़ा डिसअपॉइंट किया सुपर 8 में आने के बाद। कल श्रीलंका जिस तरह से खेला, नॉट ओनली बॉलिंग, जिस तरह से उन्होंने कैच छोड़े, रिव्यू नहीं लिया, मतलब मुझे समझ में नहीं आया था उस टाइम कप्तान कर क्या रहा था, रिव्यू नहीं लिया, कोई रिटेलिएशन नहीं दिखाया पूरे ग्राउंड में कहीं भी। बॉलिंग भी ऐसी थी, बॉलिंग भी ऐसी उनकी थी, देखिए कभी फुल टॉस फेंक रहे हैं, हाँ, कभी इतने फुल टॉस फेंक रहे हैं, कैच छोड़ रहे हैं, आप विड्थ दे रहे हैं, इतनी विड्थ दे रहे हैं, जैसे आपको मजा ही नहीं आ रहा। मतलब शायद श्रीलंका को ये हो गया था कि यार हमको सिर्फ खेलना है, Exactly. मतलब क्योंकि वैसे भी वो फॉर्मेलिटी पूरी कर दो। श्रीलंका के लिए तो मैच फॉर्मेलिटी था, जब वो Exactly. जीता वो मेरे चाहे ख्याल से हारता, हाँ। वाकई फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे। हाँ, और बैटिंग के साथ भी यही हुआ, जब वो बैटिंग करने आए बड़ा स्कोर था गिरने के लिए, और एक टारगेट था पाकिस्तान के पास कि उनको जल्दी आउट करना है, लेकिन हाँ उन्होंने वो 147 जो है क्रॉस कर लिया, पाकिस्तान को बाहर कर दिया, और वहां तक श्रीलंका के अंदर कोई जील दिखी नहीं जीतने की। Exactly. वो तो जब लास्ट में उनका कप्तान आया ना शनाका, वहां से हमको दिखा कि वो जीतने के लिए बैटिंग कर रहा है, और उसने क्या उन्होंने जो डेथ ओवर स्कोर किए, गजब स्कोर किया। Exactly. लास्ट को शनाका बॉलिंग में भी ठीक कर रहे थे, बेहतर कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे ग्राउंड में। वही एक आदमी था जो नजर आ रहा था कि वो हाँ, मेहनत कर शनाका रहा ही है। इकलौता प्लेयर था जो अगर आप फील्डिंग में भी देखें, ग्राउंड में नजर आ रहा था कि मेहनत कर रहा है।
तो बैटिंग में भी उन्होंने ऑटोमेटिकली मेहनत किया, तो पूरी टीम मेरे ख्याल से वो फॉर्मेलिटी के लिए लगी हुई थी कि फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और अपनी अपनी बैटिंग करके चल दिए। चल देते हैं, सर, क्योंकि जब हाँ। आप 207 बना सकते हैं तो आप 217 भी बना बना सकते सकते थे। वो कोई बड़ा वो सवाल नहीं था। मैच 5 रन से आप हारे, एक छक्के की बात थी, और थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि लास्ट बॉल जो है वो जो वाइड का वो वाइड चल दिया रहा है, एम्पायर ने, हाँ, बैट्समैन हाँ। उसकी तरफ मूव कर गया, टेक्निकली वो वाइड थी या नहीं थी। देखिए, मैं कहता हूँ कि अंपायर से गलती होती है, अंपायर भी एक इंसान है, गलती हो जाती है उनसे भी, तो ये कोई बड़ा वो नहीं है। लेकिन अगर आप टोटल मैच देखेंगे तो वो श्रीलंका को डेफिनेटली वो ऐसा फील हो रहा था कि वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं और जा रहे हैं। पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप में सिर्फ वही दो थे, जैसे हम बात कर रहे थे कि टॉप 2-3 प्लेयर हैं, अगर उन्होंने कुछ किया तो पाकिस्तान का स्कोर लंबा हो जाएगा, और उन्होंने ही किया। उन्होंने ही किया, बस। उन्होंने ही किया। जैसे हमने प्रेडिक्शंस दी, अगर आप हमारे सारे प्रोग्राम्स देखें, हमारी 90% 85% प्रेडिक्शंस वो सारी सही साबित सही हुई। साबित हुई। हाँ, जैसे हाँ। आप अभिषेक को देख लीजिए, जैसे आप दूसरी टीम्स को देख लीजिए, पाकिस्तान पे हमने जो प्रेडिक्शंस किए, तो प्रेडिक्शंस अच्छी थी हमारी। अभी आगे भी करनी है Predictions prediction, जबरदस्त थी। लेकिन अभी यहाँ से एक चीज तय हो गई हाँ। कि इस हार और जीत के बाद दोनों टीमें बाहर हो गई। Absolutely. न्यूजीलैंड और इंग्लैंड इस ग्रुप से क्वालिफाई करेगा, हाँ जी। साउथ अफ्रीका क्वालिफाई करेगा, हाँ। कोई एशियन कंट्री, अभी इंडिया आज खेलेगा, हाँ। वही आखिरी उम्मीद है। तो इन दो कंट्रीज की बात करें, पाकिस्तान और श्रीलंका, अब यहाँ से वो क्या सोचेंगे, क्या बोर्ड सोचेगा, क्या बदलाव हम देख सकते हैं? देखिए, सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका ही नहीं, काफ़ी बोर्ड्स आफ्टर द वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए एक मजबूत रोल बनाए जाते हैं, एक टीम्स बनाई जाती हैं, 30 और 40 प्लेयर्स के एक बैच लिया जाता है कि इसमें से हम लोग इस पूरे साल वर्ल्ड कप तक जाएंगे और इनमें से प्लेयर थोड़े से आगे पीछे करेंगे। तो काफ़ी सारे कैप्टन्स बीच में से हटेंगे, काफ़ी सारे प्लेयर्स चेंज होंगे, काफ़ी रोल चेंज होंगे। मुझे लगता है जहाँ पे पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है और करना मुझे भी ऐसा लगता चाहिए। है कि शायद सलमान अली आगा को बली का अफगानिस्तान बकरा में बनाया जाएगा। अफगानिस्तान में एक बड़ा चेंज आएगा, श्रीलंका में आएगा, बांग्लादेश जो खेला ही नहीं है लेकिन देख तो रहा है, लेकिन उनसे वो काफ़ी कुछ सीखेगा। नेक्स्ट टाइम उनके बैड डिसीजन जो है वो चेंज लाएंगे, उनको मेंटली चेंज करना पड़ेगा अपने आप को कि आइंदा हमने ऐसे डिसीजन नहीं करने। और एसोसिएट कंट्रीज़ हैं, एसोसिएट कंट्रीज़ ने काफ़ी ने अच्छा खेला, क्योंकि एसोसिएट कंट्रीज़ में आपके पास कम प्लेयर्स होते हैं, खासकर ज़्यादा- यूएसए ने बहुत Exactly, सरप्राइज कम किया। प्लेयर्स होते हैं। यूएसए ने सरप्राइज किया, कुछ प्लेयर्स अच्छे थे, तो दोबारा इनको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपने आप को, काफ़ी टीमों को डेवलप करना पड़ेगा और नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए कि और स्ट्रांगली आए। तो ये है, लेकिन ऑलरेडी सनत जयसूर्या जो कोच जी, थे, हेड कोच थे जी। श्रीलंका टीम के, उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो Resignation टीम डाला, छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान अब देखना होगा कि बोर्ड सलमान अली आगा को आगे कैरी करता है कि नहीं करता कोच है। को भी देखिए, और कोच का तो अफगानिस्तान contract के भी मेरे देखिए ख्याल से खत्म हो हाँ। गया, अफगानिस्तान ने भी खत्म किया, Contract खत्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हाँ। खत्म किया, बहुत सारे कोचेस भी वहाँ पे जाएंगे। भी कप्तान को बदलने की बात चल रही है। Exactly, वो भी- पाकिस्तान में भी हाँ, तकरीबन कोच और हो ही कप्तान गई है। हो ही गई है, हाँ। तकरीबन हो ही गई है, काफ़ी सारी चेंजिंग होगी। पाकिस्तान के भी कोच, श्रीलंका के भी कोच के प्लेयर्स भी कुछ जाएंगे। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ ये कोच पर नहीं होता है, पूरा थिंक टैंक चेंज होना चाहिए। पूरा जो सिस्टम है उसको उस पर दोबारा रिव्यू करना चाहिए कि सिस्टम में प्रॉब्लम थी या कोचेस में प्रॉब्लम थी, कहाँ पे प्रॉब्लम थी। अगर आप पूरे सिस्टम को रिव्यू नहीं करते हैं, पूरा सिस्टम को ठीक नहीं करते हैं, तो आपके आने वाले वर्ल्ड कप भी यही होगा। यही होने वाला है, तो ये बहुत अहम होगा। अब बात कर लेते हैं हम जो इकलौती एशियन कंट्री टीम इंडिया। जो सेमीफाइनल में जा सकती है, उसके लिए उसको आज जीतना आज मुकाबला है वेस्ट बहुत इंडीज के जरूरी है, साथ। हाँ। जी, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? इंडिया जैसे हम बोलते आए हैं, प्लेइंग 11 सेम ही रहना चाहिए, और जैसे कोच साहब ने कहा है, जैसे हमारी प्रेडिक्शंस भी सब सही रही है, कुलदीप यादव को आज आना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ज़रूरत है जी। कुलदीप यादव एज अ रोल एक प्ले कर सकते हैं, कि बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, कि जो आपके मिडल बैट्समैन हैं, मिडल ओवर्स हैं, उनके लिए वो हेडेक बन सकते हैं। और ये इंडिया को चाहिए, अगर मिडल ओवर्स फिर से ख़राब हुए तो फिर भी कुछ हो सकता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर ये स्कोर करने पे आ जाएं तो वो किसी भी टीम के अगेंस्ट वो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, पहाड़ खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको कंट्रोल कर लिया जाए तो वो फिर ऐसी टीम भी है कि 80 पे ही ख़त्म हो जाए, 90 पे ही ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे इंडिया को बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा है। सर, सॉरी टू कट यू, टॉस क्या लगता है आपको, किसको जीतेगा, जो भी क्या चुनना चाहिए उन्हें? देखिए, इंडिया के लिए तो टॉस कोई माने नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो, उन्होंने साबित किया कि हमने हाँ। पहले बैटिंग किया तो हाँ। 200 से ऊपर कर दिया, सेकंड बैटिंग किया तो हमने कर दिया। तो इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम को अगर देखेंगे तो वेस्ट इंडीज़ टीम
वो बैटिंग पे ज्यादा रिलाई करती है, बड़ा स्कोर उनको चाहिए। तो बड़ा स्कोर करने के लिए उनको प्रेशर डालना होगा इंडिया पर पहले बैटिंग करके, तो यही उनके बेनिफिट में आ सकता है, क्योंकि दूसरी बॉलिंग में इंडियन टीम की बॉलिंग भी बड़ा स्ट्रेंथ है, वो उनको रोक सकती है। तो वेस्ट इंडीज मेरे ख्याल से कोशिश करेगा, फर्स्ट बैट करेगा और बड़ा स्कोर करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इंडिया पे प्रेशर डाला जाए। अगर प्रेशर नहीं डाल पाता तो इंडियन टीम वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये बहुत अहम है यहाँ पे कि वेस्ट इंडीज बड़ा स्कोर करे, लेकिन अब बड़े स्कोर से वेस्ट इंडीज को रोका कैसे जाए, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो वेस्ट इंडीज को 180 करना ही है, कम से कम। हाँ 170 180 करना ही है, क्योंकि वो यही माइंडसेट लेके जाएंगे कि हमारे पास 170 और 180 तक टोटल होना चाहिए। उससे ऊपर जाएगा तो वो अलग बात है, लेकिन 170 180 टोटल उनको करना ही है, और पहले बैटिंग करके जब भी इंडिया पर प्रेशर आएगा। क्योंकि अगर हमने साउथ अफ्रीका का मैच भी देखिए वर्सेस इंडिया, लास्ट ओवर में वो 20 रन जो बने, हाँ। वो प्रेशर का सबब बने इंडिया पर, जिसकी वजह से टीम इंडिया कोलैप्स कर गई थी। थोड़ी सी। आपका शॉर्ट सिलेक्शन में, डिसीजन मेकिंग में आपका फैसले थोड़े कमजोर हो जाते हैं जब टोटल बड़ा होता है। अगर टोटल छोटा होता है तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन आते हैं, अच्छे फैसले आते हैं, आपको सोचने का मौका मिलता है, तो ये एक डिफरेंस होगा। तो अब लेकिन अब वही बात है ना कि अगर वेस्ट इंडीज को हमको छोटे स्कोर पर रोकना है, फर्स्ट के लिए वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग कर रही है, तो हमारे पास बॉलर कौन है? जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छा कर रहे हैं, देखिए टॉप ऑर्डर हर्षदीप बहुत अच्छा कर रहा है, ये हर्षदीप, ये दोनों टॉप ऑर्डर, नो डाउट, इनको ये अपनी जगह पे ये अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। अब सवाल आता है कि हम उनके जो मिडिल ऑर्डर है उसको कैसे रोकेंगे? देखिए, हमारे पास इंडिया के पास जो वाइस कैप्टन है, ही इज अ गुड बॉलर, वो वहाँ पे कुछ सपोर्ट कर सकता है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर वो सिर्फ एक कुलदीप है। सरप्राइज बॉलिंग इंडिया को करनी पड़ेगी, और Exactly, उसके वो लिए हम कुलदीप लोग 2-3 दिन से ये बात कर रहे हैं कि कुलदीप को आज लेके आना होगा, क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर में उनके पास आते हैं शाही होप जो उनके कैप्टन है, और हेटमायर हेटमायर, वो लेफ्ट हेटमायर हैंडर है। पे खास निगाह रखना होगा। देखिए, हाँ वो लेफ्ट हैंडर हैं, और चैनमैन, हाँ, उनका बार वो ज्यादा इफेक्टिव वो होंगे। सबसे कंट्राडिक्टरी कॉम्बिनेशन बनता है। हाँ। एग्जैक्टली। हाँ। और पूरे वर्ल्ड कप में उनको चाइनामैन खेलने को मिला भी नहीं है। हाँ, उनको चाइनामैन खेलने को मिला भी नहीं है। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो उनको कुलदीप यादव के 4 ओवर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो 4 बैट्समैन पे खास निगाह रखनी होगी इंडिया को, उनके ओपनर होल्डर वो एक खतरा हो सकते हैं, शाही होप एक खतरा हो सकते हैं, हेटमायर ने साबित किया है कई मैचेस में कि वो एक खतरा है टीम Dangerous इंडिया batsman। के लिए। हाँ, और शेफर्ड, इन चारों ने जो है अभी तक वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइन को काफी मजबूती दी है। Exactly। तो ये 4 टारगेट होगा, जैसा कि कोच साहब कह रहे हैं कि अगर एक लेफ्ट हैंडर को एक चाइनामैन कुलदीप यादव ऐसा बॉलर बॉलिंग करेगा तो वो बैट्समैन फंस सकता है। देखिए, कुलदीप यादव का ये फायदा है कि वो चाइनामैन भी कर सकते हैं, वो गूगली भी बड़ा अच्छा करते हैं। हाँ, देखिए, दोनों तरफ उनका फायदा है। अगर उनके बॉल जगह पे गिरने शुरू हो गए, वो किसी भी बैट्समैन को मुश्किल में डाल सकते हैं, अंडर प्रेशर टीम को कर सकते हैं, और अपनी टीम को जो मिडिल ओवर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ओवर्स हैं, वहां पे अगर 1-2 विकेट दे दें अपनी टीम के लिए, और बाकी जो बॉलिंग अटैक है इंडिया का वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ही छोटे से छोटे टोटल पे वेस्ट इंडीज को समेट सकता है। तो अब कुलदीप यादव की टीम में आते हैं तो टीम से बाहर कौन जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑलरेडी टीम प्लेइंग 11 प्ले कर रही है, हर आदमी बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। तो जो सबसे कमजोर कड़ी हमको आंकड़ों के हिसाब से दिखते हैं, वो दिखते हैं वरुण चक्रवर्ती। ये वही है। बॉलर भी हैं, उनके बदले में कुलदीप को लाया जा सकता है टीम में। Exactly। तो एक बॉलर ही बॉलर को रिप्लेस करेगा, ये अच्छी बात है। और दूसरा कि यही एक रास्ता है। वरुण ने अभी तक कुछ ऐसा वाव परफॉर्मेंस दिया भी नहीं है पूरे टूर्नामेंट में ना। एग्जैक्टली। तो कुलदीप उसका एक रिप्लेसमेंट जो जरूरी है, शायद आज कुलदीप को लाना बहुत जरूरी है। और टीम इंडिया ने पिछले मैच में साबित किया, रिंकू सिंह को बाहर करके, आप वाशिंगटन सुंदर को बाहर करके आपने बैटिंग ऑर्डर पूरा चेंज कर दिया। बैटिंग ऑर्डर मेरे ख्याल से वही रहना चाहिए। एग्जैक्टली। संजू सैमसन वेरी और स्ट्रॉन्ग। हाँ। जो लास्ट बैटिंग किया इंडिया ने, हाँ। सबने आके अपना अपना रोल बहुत अच्छे से बहुत निभाया, अच्छे से बहुत निभाया। अच्छे से। निभाया। हाँ। ऐसी टीमें बहुत कम होती हैं कि जो भी बैट्समैन आए अपने रोल पे खेले और टीम को बहुत फायदा पहुंचाया। अगर आप देखें 7 के 7 बैटर्स इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। तिलक वर्मा को फिर से एक बार नीचे लाना पड़ेगा कि नीचे वो काफी अच्छा कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वहां पे तिलक वर्मा, आज ये सारे बैट्समैन जो हमारे हैं, मतलब अभिषेक, वाशिंगटन, अभिषेक, संजू, उसके बाद जो है तिलक वर्मा, स्काई, आज सबको जो है अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, क्योंकि आज का मैच करो या मरो, अब से तीनों मैच करो या मरो। देखिए, बैट्समैनों को बड़ा स्कोर करने के लिए सिर्फ 3 ही बैट्समैन होंगे, बाकियों को छोटी मोटी सपोर्ट देनी होगी। 20 रन, 25 रन, 15 रन, ऐसी सपोर्ट चाहिए, लेकिन 3 बैटर्स ऐसे चाहिए कि जो थोड़ा सा बड़ा इनिंग्स तो ठीक है, शुरुआत के अभिषेक और संजू सैमसन और Exactly। ईशान किशन, ईशान किशन, हाँ। Exactly। यही तीनों और अच्छा captain कर as रहे हैं। well।
और कैप्टन एज वेल, तो फिर टीम का बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। Exactly. बॉलिंग में बिल्कुल जैसा कि बार बार 3 दिन से बार बार एक ही बात कही जा रही है, कुलदीप को आज लाना जरूरी है, कुलदीप को आज लाना जरूरी है। फिर कुलदीप अगर आते हैं टीम में तो बाहर कौन जाएगा? बॉलिंग की एक पूरा एक स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। Exactly. एक मिस्ट्री एलिमेंट आ जाएगा और वेस्ट इंडीज को फंसाने के लिए वो बहुत जरूरी है। जैसा हमने अबरार का कहा था कल, उसने हाँ, और अबरार ने कल कितनी अच्छी बॉलिंग की, उसने हाँ। विकेट भी लिया, Exactly. सबसे कम रन दिया, अबरार को बाहर बैठा के रखा था टीम ने, कल उसको लेके आए। तो ये टीमें गलती करती हैं, एक्सपेरिमेंट करती हैं, लेकिन ये जो मैच है यहाँ पे गलती है एक्सपेरिमेंट की, मुझे नहीं लगता संजीवनी कहीं कोई गुंजाइश गुंजाइश नहीं है, है। बिल्कुल। सर, पर एक और चीज कल बहुत अच्छी हुई, साहिबजादा फरहान ने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ा। आई अच्छा। थिंक वो भी मेंशन करना बहुत जरूरी है आज के इस शो में। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू आफ्टर विराट कोहली। क्या बनाया उन्होंने, क्या इसको रिकॉर्ड तोड़ा? क्योंकि उन्होंने मोस्ट रन वर्ल्ड कप में, अच्छा। एक ही वर्ल्ड कप में मोस्ट सबसे ज्यादा रन, रन, हाँ? सबसे ज्यादा फरहान ने रन। सिर्फ शतक ही नहीं लगाए बल्कि नया वो लोग ने किया है। विराट कोहली का 319 का रिकॉर्ड उन्होंने पीछे छोड़ा है। अच्छा, हाँ और जी। 2 सेंचुरी भी इनकी हाँ जी, इस 2 वर्ल्ड कप में हो सेंचुरी गई भी है। इसमें हुई वो है। और सबसे ज्यादा रन बना के अब तक वो एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हाँ। बैट्समैन बन गए हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक करिए, उन्होंने शुरू से ही स्कोर किया। हाँ। यहाँ पे बैट बॉलिंग हुई, उन्होंने पूरा फायदा उठाया और अपना एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। देखिए वो डिजर्व करते थे क्योंकि वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, टीम को लेके चल रहे थे, वो एक ही बैट्समैन थे। तो साथ उनका दिया फाखर ने, तो ऐसा इनको पहले करना चाहिए था। एब्सोल्युटली। इनको पहले बहुत देर कर दी, ये मुक्का उनको लड़ाई के बाद ये मुक्के याद आए कि ये मुक्का भी मारना था। क्योंकि हमको नहीं लगता, अब देखिए उन्होंने बनाए हैं अभी तक 7 मैचेस में इस वर्ल्ड कप में 383, तो ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा है। जिम्बाब्वे बाहर हो चुकी है, दूसरे नंबर पे बेनेट थे, तीसरे नंबर पे माकरम है जो 264 है उनका, तो वो बहुत 100-120 के आसपास का जो है वो गैप है। तो देखना पड़ेगा कि अब माकरम क्या ये इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बना पाते हैं या साहबजादा फरहान ही वो कैप पहनते हैं जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन पहनते हैं। देखिए डिजर्व करते हैं और डिजर्व करते हैं, उन्होंने डिजर्व पूरे करते हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में अगर टीम पाकिस्तान का कोई टेक आउट था तो वो साहबजादा फरहान फरहान था, लेकिन वो जो लेट याद आया मुक्का, हाँ, हाँ। वो पहले याद पहले आ आया। जाना था। और दूसरा उनको एक बॉलर मिलता है, उस्मान तारिक, ठीक ठाक बॉलर है, अगर काम करेगा बोर्ड उसके ऊपर, उनको मौका दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग्स दी जाए तो शायद वो एक अच्छे बॉलर बन के निकल सकते हैं। देखिए वो बॉलर तभी अच्छी बॉलिंग कर सकता है कि जब बाकी बॉलिंग पार्टनरशिप्स जो हैं वो उसको वहां से support सपोर्ट करें, करें। हाँ। देखिए वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो चाहे राशिद खान ही क्यों ना हो, हाँ। अगर उसको उसके सारे जो बॉलर्स हैं वो उसको थोड़ा सा माहौल बना के नहीं हाँ, देते हैं हाँ। तो वो डैमेज नहीं करेगा। हम्म। अब एक बॉलर डैमेज नहीं कर सकता है और अपनी टीम को ऊपर नहीं जा, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल ओपोजिशन का ज्यादा हो जाता है। अब जैसे शहनशाह है, कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, हाँ। एक आधे मैच में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो ऑलरेडी पाकिस्तान के पास प्रेशर आ जाता है। उसके बाद शादाब खान साहब हैं, वो भी कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं तो प्रेशर कैसे बनेगा। तो आपसे इतना अच्छा बॉलर उस्मान, वो भी अगर परफॉर्म नहीं किया तो वो इसी वजह से नहीं किया कि कोई बॉलिंग पार्टनरशिप नहीं बन रही है। अगर कोई बॉलिंग पार्टनरशिप बन जाती है और प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो वो फिर बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, बहुत आसान है, वो बहुत डेंजरस हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल पाकिस्तानी टीम को मुझे लगता है पूरी ओवरहॉलिंग करने की जरूरत है। इस जीत के साथ यूजुअली ऐसा होता है कि हार के बाद टीम की ओवरहॉलिंग की जाती है, यहाँ पाकिस्तान की कल की मैच की जीत के बाद ओवरहॉलिंग की बात हो रही है। बिल्कुल शादाब खान मुझे नहीं लगता कि अब रहना चाहिए टीम में, कम से कम T20 में उनकी कोई जगह नहीं बनती है। बाबर आजम के लिए जरूरी है कि वो यहाँ से अपनी इज्जत बचाते हुए T20 से संन्यास ले लें, वनडे और टेस्ट खेलें, वहां पे फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे उनको बाहर बैठा के इशारा कर दिया गया है। 2 मैच में बाहर बैठा के बैटिंग ऑर्डर के भाई तुम संन्यास ले लो, लेकिन अब तुम नहीं ले रहे हो, अपनी इज्जत खुद ही जो है तुम गंवा रहे हो। देखिए जब कोई स्टूडेंट फेल होता है या नाकाम होता है तो वो सिर्फ स्टूडेंट ही फेल नहीं होता है, उसके उस्ताद भी फेल होता है, क्योंकि वो उसको ट्रेन कर रहा है। अगर आप बाबर आजम जैसे प्लेयर को भी नहीं बना पा रहे हो तो ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये कोचेस क्या कर रहे हैं, ये कितनी ज़्यादा सैलरियाँ लेते हैं, कितने ज़्यादा इनको फैसिलिटीज़ होती हैं, तो ये कर क्या रहे हैं। ये सिर्फ उसी की कोचिंग कर रहे हैं कि जो टॉप है। जैसे मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान के जोनाथन ट्रॉट जो हैं वो सिर्फ राशिद की ही कोचिंग कर रहे हैं, बाकी कोई प्लेयर उन्होंने नहीं बनाया। बाकी सारे कोचेस, बाकी सारे प्लेयर्स कोई कुछ नहीं बना पाए। अब देखिए इंडिया की टीम को देख लीजिए, एक से एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक से एक अच्छा आ रहा है, तो इसका मतलब है उनके कोचेस सब पे काम कर रहे हैं। जो परफॉर्म करेगा कोच उसके खड़ा होगा कि हाँ मैंने कोचिंग की थी इसकी, और जो बाकी फ्लॉप हुए हैं वो क्या। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत सारी लर्निंग के साथ ये वर्ल्ड कप अब अपने लास्ट फेज में पहुंच चुका है।
जी हाँ, ये बात हो गई कोचेस की, परफॉर्मेंसेस की। जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो खेल नहीं पा रहे हैं, जो दामाद है वो आगे आ रहे हैं। आज मैच है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे और इंडिया और वेस्ट इंडीज का। देखना होगा कि क्या कुलदीप यादव को फेस कर पाएंगे वेस्ट इंडीज। कोलकाता के गासबरी पिच पर कैसे भारतीय टीम वेस्ट इंडीज को झटका देगी, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।